हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बच्चों हमारा टॉपिक है कि भू संसाधन और कृषि का ऐसे मतलब क्या होता है। देखो, पहले अगर बात की जाए कि एक देश की सीमा के अंदर आने वाला जो स्थलीय क्षेत्र होता है, जो जमीन होती है या भू क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का क्या कहते हैं हम लोग? भू संसाधन कहते हैं। और सभी प्रकार के संसाधनों में से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है बच्चों? भू संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन का क्या है बच्चों? आधार है। अगर मानव के लिए, निवास के लिए, कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, इन सभी जरूरतों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भूमि की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मानव जीवन के लिए भू संसाधन एक महत्वपूर्ण कारक कह सकते हैं। भारत के कुल भू संसाधन का लगभग 43% अगर हिस्सा देखा जाए, ठीक है ना, तो मैदानी है, और 30% हिस्सा देखा जाए तो पर्वतीय है, और जो बचा हुआ हिस्सा जो है हमारा, वो 27% है बच्चों। यानी अगर बात की जाए, भू संसाधन केवल हमारे 43% है जहां मनुष्य रह सकता है। ऐसा नहीं है, पर्वतीय क्षेत्रों में भी रह सकता है और पठारी क्षेत्रों में भी रह सकता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में आपको पता है भू संसाधन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं? मैदानी क्षेत्रों में रहने की ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद आता है बच्चों, आखिर भारत में भू उपयोग श्रेणियाँ, अर्थात क्या मतलब होता है कि जो जमीन होती है यानी भूमि होती है, उनको किन किन मतलब कार्यों में प्रयोग लिया जाता है। भू राजस्व विभाग द्वारा क्या किया गया है? भारत में भूमि के उपयोग के अनुसार भूमि को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे हमारा बच्चों पहला आता है वनों के अधीन क्षेत्र। इस वर्ग में बच्चों ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां वर्तमान में क्या होते हैं? वन मौजूद होते हैं, और जहां पर भविष्य के लिए क्या होते हैं? वनों का विकास किया जाता है। दोनों क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे वनों को भी शामिल किया जाता है और भविष्य में वनों के विकास के लिए भी इसके अंदर कई सारे काम किए जाते हैं, जिसे हम वनों के अधीन क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों बंजर एवं व्यर्थ भूमि। यानी ये क्या होती है बच्चों? इस वर्ग में उस भूमि को शामिल किया जाता है जो वर्तमान प्रौद्योगिकी यानी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से हम उसे दोबारा कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना? यानी वर्तमान प्रौद्योगिकी की सहायता से जिस भूमि को हम दोबारा कृषि योग्य नहीं बना सकते, उसे बंजर एवं व्यर्थ भूमि कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो बंजर क्षेत्र हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हो गए, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, तो ये सभी क्षेत्र जो होते हैं बच्चों, ये बंजर एवं व्यर्थ भूमि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। इस वर्ग में क्या होता है? ऐसे भूमि को शामिल किया जाता है जो वर्तमान में कृषि के अलावा सभी कार्य होते हो। कहने का मतलब क्या है? यानी ऐसी भूमि जिस पर कृषि को छोड़कर बाकी सभी क्रियाकलाप होते हैं, उसे गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए, कोई जमीन है जिस पर मानव बस्तियां हैं, सड़कें हैं, नहरें हैं, उद्योग हैं, दुकानें हैं, तो ये सभी जो बच्चे होता है वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा स्थायी चारागाह क्षेत्र। इस प्रकार की भूमि का उपयोग चारागाह क्षेत्र के रूप में किया जाता है, और इस पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत और सरकार का क्या होता है? अधिकार होता है स्थायी चारागाह क्षेत्र में। ठीक है। पांचवी हमारी जो भूमि आती है वो तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र आता है। इस वर्ग में वह क्षेत्र शामिल होते हैं या वह भूमि शामिल होती है जिस पर बहुत सारे उद्यान हो या फलदार वृक्ष लगे होते हों। क्या लगे होते हैं बच्चों? फलदार वृक्ष। इस प्रकार की भूमि पर मुख्य रूप से निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। आपने देखा होगा, आम के बागान देखा होगा, है ना? तो जो आम के बागान या अन्य सारे जो बागान होते हैं फलों के, तो ये सभी क्या आते हैं बच्चों? तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र होते हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है। अब कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का मतलब क्या है बच्चों? कि यानी इस वर्ग में क्या होता है? ऐसी भूमि को शामिल किया जाता है जिस पर क्या हो, पिछले 5 साल से अधिक समय तक कृषि ना की गई हो। ठीक है। और वर्तमान तकनीक से हम दोबारा उसे कृषि योग्य बना सकते हैं। 5 सालों से हमने खेती नहीं की गई हो, यानी खेती ना की गई हो उस जमीन पर, ठीक है, लेकिन हम दोबारा क्या कर सकते हैं? उसे सुधार करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। उसे हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि का अर्थ क्या होता है? इस वर्ग में ऐसी भूमि को शामिल किया जाता है जो 1 वर्ष या उससे कम समय तक क्या कृषि रहित हो, यानी 1 साल से कम समय तक जिस जमीन पर खेती ना की गई हो, उसे वर्तमान प्रतिभूमि के नाम से जाना
जाता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ एक आता है पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि का अर्थ क्या होता है? इस वर्ग में ऐसी भूमि को शामिल किया जाता है जो 1 वर्ष से अधिक है, क्या होता है, और 5 साल से कम समय तक कृषि रहित हो। यानी एक ऐसी जमीन जिस पर 1 वर्ष से ज़्यादा और 5 साल से कम समय तक खेती ना की गई हो, उसे पुरातन प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है। अब आता है हमारा निवल बोया गया क्षेत्र। ये वह भूमि है जिस पर क्या होता है, वर्तमान समय में फसल उगाई गई हो, वर्तमान समय में, और काटी जा रही हो। यानी एक भूमि पर वर्तमान में फसलें बोई गई और काटी गई, तो उस क्षेत्र को हम निवल बोया गया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। यानी अगर बात की जाए ऑनरशिप के आधार पर या स्वामित्व या अधिकार के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला आता है निजी भू संपत्ति। यानी इसमें क्या होता है बच्चों, वह भूमि जिस पर एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व या अधिकार होता है, वो निजी भू संपत्ति कहलाता है। ठीक है, जिस पर केवल एक व्यक्ति हो या किसी एक कंपनी या समूह द्वारा क्या किया जाता हो, नियंत्रण किया जाता हो, उसे निजी भू संपत्ति के नाम से। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आता है बच्चों साझा भू संपत्ति। अब साझा भू संपत्ति का अर्थ क्या होता है? यानी साझा भू संपत्ति जिस पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सभी समाज के अधिकार होता है, उसे हम साझा भू संपत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। साझा भू संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग क्या होता है, संपूर्ण समाज के द्वारा किया जाता है बच्चों। और साझा भू संपत्ति द्वारा क्या होता है, गांव के जो भूमिहीन किसान होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती, वो क्या करते हैं, इसका ज़्यादातर फायदा उठाते हैं। क्योंकि क्या होता है, वह अपने जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के भू संपत्ति मुख्य रूप से पशुओं के लिए क्या होता है बच्चों, ऐसी ज़मीन जो होती है वो पशुओं के लिए क्या उपलब्ध कराती है, चारा उपलब्ध कराती है, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन उपलब्ध कराती है, और अन्य उत्पाद जैसे फल उपलब्ध कराती है, औषधियाँ उपलब्ध कराता है, पौधे हो गए, रेशे हो गए, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, और इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, साझा भू संपत्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों भारत की फसल ऋतुएं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता होगा भारत में मुख्यतः 3 फसल ऋतु में, भारत की जो ऋतुएं हैं वो 3 फसल ऋतुओं में बांटा गया है, रवि, खरीफ, जायद। ठीक है ना। चलिए इन तीनों के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं बच्चों खरीफ फसल ऋतु की। तो आप सभी बताएं, खरीफ फसल ऋतु की फसलें जो मुख्य रूप से क्या होते हैं बच्चों, जून से सितंबर के बीच क्या होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। कब बोई जाती है बच्चों, जून से सितंबर में क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ। जो दक्षिण पश्चिम से जो हमारे भारत में मानसून का मतलब आना शुरू होता है, उस समय क्या होती है, इस प्रकार यानी खरीफ फसल का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ उत्तरी भारत में इस ऋतु में मुख्य रूप से क्या किया जाता है बच्चों, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर जैसी फसलों को बोया जाता है। या सामान्य भाषा में ये कहा जा सकता है कि इनमें उन फसलों को बोया जाता है जिन्हें जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जबकि अगर देखा जाए दक्षिण भारत में मुख्य रूप से चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, इस प्रकार की ऋतु में ये फसलें बोई जाती हैं। और खरीफ फसल ऋतु याद रखना बच्चों, एक मानसूनी फसल ऋतु है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों, खरीफ फसल ऋतु एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल ऋतु के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बच्चों रबी फसल ऋतु की। तो रबी ऋतु की अगर बात की जाए, ये इसमें क्या होता है, रबी फसल ऋतु में क्या होता है, अक्टूबर से नवंबर लेकर मार्च और अप्रैल के मध्य इसमें फसलें बोई जाती हैं। और उत्तर भारत में इस ऋतु में क्या होता है, गेहूं, चना, सरसों जैसी फसलों को बोया जाता है। अर्थात अगर बात की जाए कि इनमें उन फसलों को बोया जाता है जिन्हें जल की आवश्यकता कम होती है। जबकि दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली जैसी फसलें यहाँ दक्षिण भारत में ज़्यादा बोई जाती हैं। ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ अगर बात की जाए रबी फसल क्या है बच्चों, एक उष्णकटिबंधीय फसल ऋतु है। ठीक है बच्चों, क्या है, उष्णकटिबंधीय क्या है, फसल ऋतु है। ठीक है, तो ये रबी फसल की विशेषता होती है। तीसरा बच्चों आता है हमारा जायद फसल ऋतु। जायद क्या है बच्चों, एक अल्पकालीन फसल ऋतु है। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है, ये बहुत छोटे समय के लिए होता है। इसका अगर बात की जाए, इसका समय अगर देखा जाए मुख्य रूप से अप्रैल से जून तक होता है। यानी इसमें क्या होता है, अप्रैल से जून तक इसमें फसलें बोई जाती हैं। इस ऋतु में उत्तर भारत में वनस्पति, सब्जियां, फल और चारे वाली फसलें बोई जाती हैं। ठीक है ना।
इसके साथ साथ अगर देखा जाए इसके साथ साथ अगर देखा जाए ना कि इजायत फसल ऋतु में क्या होता है कि ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा इस प्रकार की फसलें भी बोई जाती हैं जायद फसल ऋतु में। अब बात करते हैं बच्चों भारत में कृषि के प्रकार। तो अगर बच्चों बात की जाए, भारत में दो प्रकार की कृषि होती है। एक होती है सिंचित कृषि और एक होती है वर्षा निर्भर कृषि, जिसे हम बरौनी कृषि के नाम से जाना जाता है। चलिए इन सभी के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं सिंचित कृषि के बारे में। तो बच्चों सिंचित कृषि में क्या होता है, वर्षा अलावा अन्य साधनों द्वारा फसल को आवश्यक आर्द्रता प्रदान की जाती है। अर्थात कहा जाए, जब फसलों को जल की प्राप्ति सिंचाई के द्वारा होती है तो उसे हम सिंचित कृषि के नाम से जानते हैं। सिंचित कृषि का उद्देश्य क्या होता है? अगर बात की जाए सिंचित कृषि के उद्देश्यों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रक्षित कृषि और एक होता है उत्पादक कृषि। चलिए बात करते हैं पहले रक्षित कृषि का अर्थ क्या होता है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि सिंचाई का उद्देश्य यानी पानी की कमी के कारण जो फसलें नष्ट हो जाती हैं उनको बचाना है। यानी रक्षित कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो पानी की कमी के कारण जो फसलें नष्ट हो जाती हैं उसी नष्टता को बचाना है। साधारण शब्दों में अगर समझे तो वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को पूरा करने के लिए इस प्रकार की सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है बच्चों उत्पादक सिंचाई या उत्पादक कृषि। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फसलों को सिंचाई द्वारा पर्याप्त पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। यानी फसलों को जितना चाहिए उतना क्या कर सकते हैं, सिंचाई उपलब्ध करा सके और क्या कर सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। रक्षित सिंचाई की तुलना में उत्पादक सिंचाई में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। यानी रक्षित कृषि की अपेक्षा अगर बात की जाए उत्पादक सिंचाई में, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसकी जरूरत होती है बच्चों, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं, दूसरा आता है हमारा वर्षा निर्भर कृषि। इस वर्ग में कृषि के उस प्रकार को शामिल किया जाता है जो जलापूर्ति के लिए पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। यानी जब फसलों को जल की प्राप्ति क्या होता है बच्चों, वर्षा के द्वारा होती है, तो उसे हम वर्षा निर्भर कृषि कहते हैं। कृषि की ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर अगर बात की जाए कि आर्द्रता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है वर्षा निर्भर कृषि। चलिए देखते हैं। पहला आता है बच्चों शुष्क भूमि कृषि। यानी शुष्क भूमि कृषि क्या होती है बच्चों, ये उन प्रदेशों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है और जहां ये क्या होता है बच्चों, शुष्क भूमि का क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो क्या हो बच्चों, जिन्हें जल की आवश्यकता कम होती है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए जैसे रागी, बाजरा, मूंगफली, चना, चारे वाली जो फसलें होती हैं, ऐसी फसलों को शुष्क भूमि कृषि में बोया जाता है। इसमें वर्षा जल के उपयोग के लिए अनेक विधियों को प्रयोग किया जाता है। कॉमन सी बात है बच्चों, शुष्क भूमि कृषि है तो इसमें वर्षा जल के संग्रहण के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, अब इसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो आता है बच्चों आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र का सबसे ही समझ में आ रहा है, जिसका अर्थ होता है नमी। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से, यानी वर्षा क्या होता है ऋतु में वर्षा पौधों की जरूरत अधिक होती है, आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र कहलाती है। ठीक है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से वह फसलें बच्चों उगाई जाती है जिन्हें पानी की मात्रा यानी ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए चावल, जूट, गन्ना, ऐसी फसलें आर्द्र भूमि कृषि की मुख्य विशेषता है और ये उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम ज़्यादा वर्षा होती है। अब बच्चों बात करते हैं भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें। आप सभी को पता है कि भारत में अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, तो चलिए बात करते हैं भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों की विशेषताओं के बारे में। भारत में मुख्य रूप से खाद्यान्न, तिलहन, रेशेदार फसलें और कई अन्य फसलें उगाई जाती हैं। इन सब में से प्रमुख रूप से खाद्यान्नों को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है, उत्पादन को महत्वपूर्ण बताया गया है। चलिए बात करते हैं खाद्यान्न फसलें होती क्या हैं। तो भारतीय कृषि में खाद्यान्न एक विशेष स्थान है, आप सभी को पता है, और संपूर्ण यानी पूरे भारत में बोए गए अगर क्षेत्र की बात की जाए तो पूरे भारत में अगर 2/3 क्षेत्र पर क्या होता है, खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं।
अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज एवं दालों में विभाजित किया गया है। यानी खाद्यान्न फसलों को अनाज और दालों में बच्चों बांटा गया है। अब बात करते हैं अनाज के बारे में। अनाज मतलब वही चावल होता है बच्चों। यानी भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग यानी 54% भाग पर क्या होता है बच्चों, अनाज बोया जाता है। भारत जो है वो विश्व का लगभग 11% अनाज का उत्पादन केवल भारत में होता है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर भारत का स्थान है। भारत में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन किया जाता है। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तम अनाज और मोटे अनाज। ठीक है बच्चों, उत्तम अनाज में जो बेसिकली बात की जाए चावल और गेहूं की बात की जाती है, और मोटे अनाज की अगर बात की जाए तो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ठीक है, ये सारी फसलें क्या होती हैं बच्चों, मोटे अनाज में होती हैं। और याद रखिएगा बच्चों, चावल जो होता है, अगर हम चावल की बात करें तो चावल की 3 वैरायटी यानी 3 प्रकार होते हैं, ओस, अमन, बोरो। क्या होता है बच्चों, ओस, अमन, बोरो। इसके साथ साथ चावल का ज़्यादातर जो उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है बच्चों, पश्चिम बंगाल में। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गेहूं के बारे में। तो आप सभी को पता होगा भारत का दूसरा स्थान है अनाज में यानी गेहूं के उत्पादन में, और भारत का विश्व में लगभग 11.7% गेहूं का उत्पादन केवल भारत करता है। देश के कुल क्षेत्र लगभग अगर बताया जाए 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगर सबसे ज़्यादा कहा जाए बच्चे यूपी में है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। कहाँ होती है बच्चों, पंजाब और हरियाणा में। अब बात करते हैं ज्वार के बारे में। आपने सुना होगा ज्वार के बारे में। कुल क्षेत्र का लगभग 5.3% भाग पर क्या होता है बच्चों, ज्वार बोया जाता है। भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में क्या होता है, ज्वार की खेती की जाती है। पूरे भारत का लगभग आधे से ज़्यादा ज्वार क्या होता है, उत्पादन अकेला महाराष्ट्र करता है। यानी सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है बच्चों, महाराष्ट्र में किया जाता है। ये भी एक तरीके से मुख्य फसल हम कह सकते हैं अनाज में। नेक्स्ट आता है बच्चों बाजरा। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 5.2% हिस्से पर किसका है बच्चों, बाजरा उगाया जाता है। इसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और हरियाणा जैसे राज्यों में बोया जाता है। ठीक है, और ये बाजरा भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है बच्चों तिलहन। यानी खाद्य तेल के उत्पादन के लिए अगर बात की जाए, तिलहन की खेती काफ़ी ज़्यादा उत्पादन की जाती है बच्चों। ठीक है, और अगर बात की खेती यानी तिलहन की खेती कहाँ कहाँ की जाती है बच्चों, जैसे मालवा का पठार हो गया, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में क्या की जाती है, जैसे तिलहन का फसल ज़्यादा की जाती है। तिलहन का मतलब क्या होता है बच्चों, तिल वाली फसलें जिससे हमें तेल मिले। ठीक है ना, और देश की अगर बात किया कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 14% भाग क्या होता है बच्चों, तिल का होता है। ठीक है ना, तिलहन फसलों में भारत के मुख्य रूप से कौन सी आ जाती है, तो मूंगफली आ जाती है। ठीक है, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी फसलें आ जाती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी तिलहन वाली फसलें। अब बात करते हैं, चलो इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं मूंगफली। आपको पता है भारत विश्व में लगभग 15% मूंगफली का उत्पादन करता है। अच्छा, मूंगफली की अगर बात की जाए तो अगर मूंगफली की बात की जाए तो भारत विश्व में लगभग 15% मूंगफली का उत्पादन करता है, केवल भारत। ये भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 3.6% क्षेत्र किसमें आता है बच्चों, मूंगफली के उत्पादन में आता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश क्या है बच्चों, मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। यानी इन क्षेत्रों में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों अन्य फसलों में। यानी अन्य फसलों में अगर देखा जाए तो सोयाबीन और सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन हैं। सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात में बोया जाता है, और ये दोनों ही राज्य मिलकर पूरे देश का लगभग 90% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। कौन बच्चों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सूरजमुखी की जो अगर बात की जाए फसल मुख्य रूप से राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इससे जुड़े महाराष्ट्र के कुछ भागों में सबसे ज़्यादा किसकी उत्पादन किया जाता है बच्चों, सूरजमुखी की फसल का उत्पादन किया जाता है। और सूरज की मुखी फल के जो सूरजमुखी जो फूल होता है ना बच्चों, उसी से ही क्या होता है, सरसों का तेल बनता है।
अब बात करते हैं बच्चों रेशेदार फसलें। तो भारत में कपड़ा, थैला, बोरा या अन्य प्रकार के जो सामान बनाने के लिए रेशेदार फसलों का प्रयोग किया जाता है। कपास तथा जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कौन सी बच्चों? कपास और जूट क्या है? भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। अगर बात की जाए कपास के बारे में, तो आप सभी को पता है कपास के उत्पादन में चीन के बाद भारत का क्या है? भारत जो है वो विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। और देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% जो क्षेत्र होता है ना बच्चों, वो कपास बोया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में कपास का उत्पादन किन के राज्यों में होता है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये भारत में क्या है बच्चों? कपास के उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात की जूट के बारे में, तो भारत में विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन केवल कहाँ होता है बच्चों? भारत में होता है। ये भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 0.5% भाग है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, लगभग 66% उत्पादन केवल पूरे भारत का केवल कौन करता है बच्चों? पश्चिम बंगाल करता है। और आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर जूट की स्थापना क्यों होती है? जूट मिलों की स्थापना क्यों होती है? क्योंकि वहाँ नदियाँ हैं और नदियों के तटों पर क्या होता है? जूट का जो खेती होती है और वहाँ थैले वैले आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे मिले जो यानी उद्योग होते हैं वो कहाँ होते हैं? पश्चिम बंगाल में स्थापित होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अन्य फसलों में, जैसे गन्ना। आप सभी को अन्य फसलें अगर पहले बात की जाए तो उपरोक्त अगर बात करें फसलों के अलावा गन्ना, चाय, कॉफ़ी भारत की अन्य फसलें हैं। उदाहरण के पहले गन्ने के बारे में बात करते हैं तो ब्राज़ील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो गन्ने का उत्पादन करता है। भारत में अगर देखा जाए तो विश्व का लगभग 19% जो उत्पादन केवल भारत में ही गन्ने का होता है और अकेला उत्तर प्रदेश में 40%। सोच सकते हो आप लोग, पूरे देश का 40% गन्ने का उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में क्या होता है बच्चों? गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा गन्ना एक भार हरास उद्योग है, यानी कह सकते हैं कि अगर गन्ने की फसलों को काटा जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उद्योग तक ले जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा इसका रस सूख जाएगा और जितनी मात्रा में बच्चों इसमें रस चाहिए ना उतनी मात्रा में नहीं निकलेगा। तो इसीलिए क्या होता है गन्ने के काटने के 24 घंटे बाद इसे चीनी मिल में ले जाना क्या होता है बच्चों? अनिवार्य होता है। तो ये होती है बच्चों गन्ने की विशेषता। अब बात करते हैं बच्चों, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हरित क्रांति के बारे में। तो अगर बात करें तो हरित क्रांति क्या होता है बच्चों? उस दौर को कहा जाता है जब भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में एकदम कमी आ गई थी बच्चों। ठीक है ना? कमी नहीं बच्चों, जब क्या होता है खाद्यान्न उत्पादन में एकदम से अत्यधिक वृद्धि हुई और इस दौर को क्या कहते हैं? 1964 से 1967 का दौर कहते हैं बच्चों, जिसमें क्या हो गया था खाद्यान्न उत्पादन में हमारा वृद्धि हो गई थी। ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों था? पहले तो आप लोग याद रखिएगा हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है बच्चों? एम.एस. स्वामीनाथन। अब हरित क्रांति कैसे आई थी? तो देश में क्या हुआ था खाद्यान्न की समस्या बढ़ गई थी और इसके देखते हुए भारत सरकार ने क्या हुआ खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि पर क्या किया था? ध्यान दिया था और इसी वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति चलाई गई थी। अब बात करते हैं अब इसके साथ साथ हरित क्रांति के दौरान हुआ क्या था, आखिर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई? तो बच्चों इसमें उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, सिंचाई सुविधा का विस्तार किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। ठीक है ना बच्चों? इस प्रकार से ये सारे के सारे काम करके क्या किया गया था कि गेहूं के मतलब खेती के उत्पादन में क्या की थी? वृद्धि की गई थी। और अगर बात की जाए हरित क्रांति मुख्यतः अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में चलाया गया था। चलिए अब देखते हैं इसके प्रभाव क्या पड़े थे। तो बच्चों पहला अगर देखा जाए तो हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव या परिणाम की बात करते हैं तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो गया था। इसके साथ साथ सरकार की अगर बात की प्रयासों और किसान की मेहनत के कारण क्या हुआ था खाद्यान्न उत्पादन में मतलब बहुत अच्छा खासा वृद्धि हुई थी और खाद्यान्न उत्पादन में भारत में क्या हो गई थी? आत्मनिर्भरता आ गई थी। क्या आ गई थी बच्चों? आत्मनिर्भरता। इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ कि वह जो भारत जो पहले खाद्यान्न का आयात करता था, यानी जिस समय भारत क्या करता था खाद्यान्न सामग्री का आयात करता था, अब भारत क्या बन चुका था? सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका था। ठीक है ना? इसके साथ साथ गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी। किसके बच्चों? गेहूं के उत्पादन में।
अब बात करते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। तो इसके अगर बोला जाए, ये केवल क्या हुआ था, ये इसमें मुख्य किस्में कौन सी फसल थी बच्चों, चावल, गेहूं, ये ही केवल फसलों में क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। और हरित क्रांति के प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है, हरियाणा जैसे राज्यों तक ही सीमित था। इसके साथ साथ अमीर किसानों और गरीब किसानों के बीच क्या हो गया था, फासला बढ़ गया था। क्योंकि क्या हुआ था, मतलब अगर बात की जाए, हरित क्रांति का फायदा पूरे भारत को नहीं हुआ था, इससे बड़े बड़े उद्योगों को ज़्यादा, या उद्योगपति जो होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा क्या हुआ था बच्चों, प्रॉफिट यानी लाभ हुआ था। हरित क्रांति का लाभ सभी लोगों को नहीं हुआ था। तो ये थे बच्चों हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव या परिणाम। अब बात करते हैं कि भारतीय कृषि की समस्याएं, यानी भारतीय किसानों के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार बार पूछा जाता है। तो बच्चों पहला आता है मानसून पर निर्भरता। आप सभी को पता है कि भारत में क्या है, मानसून की अनिश्चितता है, यानी कभी कभी तो क्या होता है, वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है बच्चों, वर्षा बहुत कम या होती ही नहीं है। तो यानी मानसून पर क्या है, किसान क्या है, निर्भर है, जिसके कारण कई बार क्या होती है, किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, जो एक मुख्य समस्या है। दूसरा आता है निम्न उत्पादकता, यानी किसानों के पास क्या होता है, जैसे उत्पादन तो करते हैं, लेकिन उत्पादन की मात्रा क्या होती है बच्चों, निम्न होती है। इसके तीसरा आता है संसाधनों की कमी, यानी किसानों के पास संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है खेती के लिए। बहुत सारे किसानों के पास मतलब अच्छे संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाते खेती करने के लिए। इसके साथ साथ अन्य पॉइंट भी आप बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता का अर्थ क्या होता है बच्चों, ऋणग्रस्तता का अर्थ होता है कि जब क्या किसान क्या होता है, बैंकों से ऋण ले लेता है फसलें करने के लिए, लेकिन अगर खेती करने के लिए, लेकिन अगर उस समय उसकी खेती नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है, फसलें किसी कारणवश खराब हो जाती है, तो वो क्या होता है, बैंक के ऋण के तले क्या होता है, दबता चला जाता है। तो ऋणग्रस्तता एक महत्वपूर्ण कमी है या समस्या है। इसके साथ साथ भू निम्नीकरण भी एक मुख्य समस्या है, क्योंकि कई किसानों की जमीनें उपजाऊ नहीं हो पाती हैं, यानी भूमि की उपजाऊ क्षमता का ह्रास क्या कहलाता है बच्चों, भू निम्नीकरण कहलाता है। ये भी क्या है बच्चों, एक महत्वपूर्ण समस्या है किसानों के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ छोटी खेत विखंडित जोत, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, कि यानी किसानों के पास जमीन तो है, लेकिन बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है, तो किसानों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो ये भी एक समस्या है। तो ये है बच्चों भारतीय किसानों की मुख्य समस्याएं। तो इसमें हमने पूरे की पूरी चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर बच्चों आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट होता है, या अगर कोई भी क्वेश्चन का डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ अब बात करते हैं बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने क्या किया था, खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आखिर कौन से कदम उठाए थे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे कदम उठाए थे। पहला काम क्या किया था बच्चों, भारत सरकार ने व्यापारिक फसलों के स्थान पर बच्चों खाद्यान्न फसलों को ज्यादा बढ़ावा दिया था। दूसरा क्या किया गया था बच्चों, कृषि गहनता में वृद्धि की गई, यानी कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था। इससे क्या, जो कृषि योग्य बंजर भूमि थी या परती भूमि थी, उसे दोबारा कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। और 1950 के दशक में प्रारंभ में देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया गया बच्चों, कुछ योजनाएं चलाई गई, जैसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई, जिससे क्या हुआ, कृषि में क्या हुआ, बढ़ावा मिला था। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों अभी आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।